Hello, listeners. Welcome to Open Studio, Pakistan. Today we have Rakshanda Atwar with us. She is a visual artist, an abstract painter, a curator, a practitioner, educationist, and she has a vast experience in mentorship and practicing her art. So, Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम, क्या कैसी हाल हैं है? आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हो? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक। चले हम स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग से। ठीक है, कैसे स्टार्ट हुआ? ठीक है, हाउ डिड यू स्टार्ट बीइंग एन आर्टिस्ट? ये आप सारा कुछ एक्सप्लेन करें हमें। ये कहना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि ये है कि ये बता सकती हूँ कि हमारे घर का जो माहौल था उसमें शायरी और जो ये सारी चीज़ें जो मुसव्वरी और ये सब चीज़ें ख़ास तौर पे कैलीग्राफी वगैरह जो थी अच्छा। वो शुरू से ही हम मैं बचपन से ही देख रही थी। तो मुझे लगता है वहीं कहीं से कोई स्पार्क मेरे में जागा होगा जिससे मैंने भी काम शुरू कर दिया होगा। बस ये याद है कि बहुत छोटे होने से जो जो मुझे याद आता है वो ये कि शुरू से ही मैं कहती थी कि मेरे लिए कोई तोहफा लाए तो वो ब्रश ले आए या पेंट ले आए या कोई ऐसी चीज ले आए। तो बाकी चीज़ों में भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी थी लेकिन सारी जो ज़्यादा फोकस कहते हैं होता है वो इन्हीं चीज़ों पे था। फिर जाहिर है कि फैमिली ने भी कोई डिस्करेज नहीं किया और बस सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग सपोर्ट था। सिस्टम शुरू से था वाह। कि जो करना चाहती हो वो करो। वाह। सो इसमें मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा फैमिली को ही क्रेडिट देती हूँ जिसके अंदर मेरे वालिद साहब, मेरी खालाएं, मेरे मामू सब लोग शामिल थे। वाह। और फिर जैसे जैसे आगे सिलसिला चलता गया तो अभी भी कई दफा मैं अपने किसी कजन के घर जाऊं तो मैं देखती हूँ तो इतना कोई मेरे मैट्रिक तक वाला भी काम रखा ओह होता है माय गॉड। उन्होंने। तो मुझे लगता है कि शायद ये इनकरेजमेंट आपको शुरू से मिल रही होती है और आपको फिर आप चलते जाते हैं आगे की तरफ। और बहुत बहुत पुराना काम बहुत सारे लोगों का भी किसी ने मुझे बाहर से मॉन्ट्रियल से शायद भेजा था कि ये हमारे पास आपकी एक तस्वीर है। ओह और गॉड। वो मुझे देख के हो रहा था किस बच्चे ने बनाई है क्योंकि जाहिर है वो मेरे ख्याल में आज से कम 45 साल पुरानी ओह माय गॉड। साल पुरानी, इतनी पुरानी। एजेस। हाँ, खैर मैं भी कोई यंग नहीं हूँ लेकिन आपको खुद देख के होता है कि भाई इतनी पुरानी चीज किसी ने इतने प्यार से इतनी एहतियात से रखी हुई। बस मुझे लगता है कि फिर मैं जब कॉलेज में थी मेरे टीचर्स ने बहुत ज्यादा मुझे इनकरेज किया। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो वहां पर भी टीचर्स जो मिले उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा जो है वो कहते हैं ना हाथों हाथ लेना। तो मैं अब सोचती हूँ तो कई दफा मैं सोचती हूँ कि मुझे ऐसे लगता है जैसे कई दफा मैं हैरान भी होती थी कि मुझे क्यों मतलब है ज्यादा इतना वो मिल प्रेज रही मिल है, रहा है। तवज्जो क्यों मिल रही है। लेकिन बस मुझे लगता है कि वहां से बस वो स्टार्ट हो चुका हुआ था सफर और करती गई। फिर उसके बाद अल्लाह के फजल से ससुराल में इतना ज्यादा मेरी सास को बहुत शौक था। आर्ट लवर्स होंगे वहाँ पे। नहीं उनको बस ये था कि खुद क्योंकि वो सिर्फ 8वीं जमात पास थी तो उनको था कि मेरी बहू और वो काम करती है और होता है ना इतना जैसे अच्छा इतना अच्छा। सपोर्ट हाँ, सिस्टम। ओह तो माय गॉड। उनको तो था बच्चे भी हो गए उन्होंने कहा बच्चे भी मैं पाल लूंगी तुमने काम करना है तुम काम करो। तो मेरे शौहर मेरे फिर आगे बच्चे भी मेरे ख्याल में मुझे हर तरफ से इतनी इंकरेजमेंट मिली है। अच्छा, फिर अगर हम बात करें कि चलें आपकी जर्नी पूरी आपने स्टार्ट से बताई कि चलें आपको सपोर्ट सिस्टम अच्छा था, आपने काम बनाया। आप जब एजुकेशन फील्ड में आई, तो वो कैसे आपके दिमाग में आया कि अच्छा मुझे इस साइड पे भी जाना चाहिए, मुझे मेंटोरशिप को अपनाना चाहिए, एजुकेशनिस्ट बनना चाहिए? मुझे लगता है कि शायद ये वैसे ही आप जैसे मेरे दादा जो थे वो एजुकेशन में थे लेकिन जब मैंने मास्टर्स कर लिया तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि भाई पढ़ाओ तुम पढ़ा सकती हो पढ़ाओ। लेकिन मैंने कहा नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ा सकती और मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाना। मैं और जॉब्स करने लग गई। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ कि एक दिन बस वो मेरी कज़न है उनकी वाइफ है शहनाज शेख उन्होंने मुझे कहा कि
मैंने जमाल शाह से बात की है। ओह तो वाह। वो कोई ऐसे शख्स को ढूंढ रहे हैं जिनको जो कि बड़े पैशन हो जिसको काम का। तो मैं तुम्हारा नाम दे दिया। हम्म। तो फिर मेरी उनसे बात हुई, मुलाकात हुई। उन्होंने कहा चलाएं आप हुनर कदा। सो मैंने हुनर कदा ज्वाइन कर लिया। और वहाँ जाके मुझे ये फीलिंग होनी शुरू हुई कि मैं पढ़ा पढ़ा सकती सकती हूँ, हूँ। या या फिर बच्चे आपको इतना, जब आपके पास बार बार आते हैं इवन कॉलेज टाइम के बाद भी वो आपको कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई हमें बताएं, हम फंस गए हैं यहाँ, या हमें समझ नहीं आ रहा। फिर और लोग उनके जरिए और कॉलेजेस के लोग अप्रोच करते हैं आपको। फिर आप, पर इस तरह होते 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 काफी देर तक मैं उनके साथ लिंक रही। फिर एनसीबीए में भी पढ़ाया कुछ अर्से। फिर बीच बीच में एक वो पैच आता था जब मैं ये रियलाइज करती थी कि जो मेन फोकस है ना पेंटिंग मेरा, वो कहीं शायद पीछे रह जाता है। सिर्फ ये कि जहाँ, हाँ, मुझे जहाँ स्पेसेस मिली, जैसे एनसीबीए में भी और हुनर कदा में भी, शुरू में जब उनके पास बड़ी स्पेस होती थी तो पूरा मेरा जो ऑफिस होता था, क्योंकि साइज बड़ा होता था, तो मेरा वो स्टूडियो भी होता था। तो मुझे सच फीलिंग नहीं होती थी कि मैं खुद काम नहीं करी। मगर जैसे जैसे वो प्रेशर्स बढ़ने लगे, बच्चे ज्यादा होने शुरू हो गए, स्पेसेस कम हो गई, फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे लगता है कि मैं अपने काम को मिस कर नेग्लेक्ट हो रहा रही है। हूँ। और वो फिर इरिटेशन बकायदा शुरू हो जाती थी ना कि मैं काम ही नहीं कर पा रही, काम ही नहीं कर पा रही। तो बस फिर मैंने छोड़ दिया और अब मैं सिर्फ पेंट कर रही हूँ। और फिर मेरे ये होता है घर में स्टूडियो है ना, तो कोई मसला भी नहीं है। ये सबसे बेहतरीन चीज है कि आप अगर आपको कोई हाउस होल्ड का काम भी करना है तो आप वो करके फौरन स्टूडियो में वापस। लेकिन वो शुक्र है अल्लाह का कि वो घर का सेटअप कुछ इस तरीके का। एक तो वैसे भी आपको पता है कि इट्स एन ओपन हाउस, यहाँ बिल्कुल। हर वक्त वो आर्ट एक्टिविटीज भी हो रही होती हैं। आपको पता है तस्वीर घर वो रब्बानियाँ चला बिल्कुल। रही है मेरी बेटी। तो उसकी वजह से वैसे भी होता है लोगों का आना जाना। और दूसरा ये है कि वो, आप सबको पता है कि हमने किस वक्त इनको ऊपर डिस्टर्ब करना है और किस वक्त हमने नहीं करना। बिल्कुल। क्योंकि वो मेरे हाथ पैर ही इतने भरे होते हैं रंगों से, क्योंकि मेरा तरीका कार पेंट का बिल्कुल फर्क है। तो बहुत सारे कई ऐसे आर्टिस्ट कहते हैं कि यार तुम इतना गंद मचा देती हो पर रिजल्ट इज वेरी गुड। um, आपको कैसे पता चलता है कि अब जो मैं काम बना रही हूँ उसके लिए कौन सा मीडियम सही रहेगा? कुछ नहीं, मैं अगर सही आपको बताऊं तो एक तो मुझे ये नहीं पता होता कि मैं करने क्या चाह रही हूँ, ठीक है। या जो होता है ना, जिस तरह बहुत सारे आर्टिस्ट, किसी ने मुझसे पूछा कि आपकी इस फ्ला पेंटिंग को कितना टाइम लगा। मैंने कहा हो सकता है मेरे ख्याल में आधे घंटे में हो गई होगी। कितना बड़ा स्केल, आधे घंटे में कैसे हो गया? तो मैंने तो लोगों को देखा है कि वो 3-3 4-4 महीने काम पे लगाते हैं। सो मुझे लगता है कि एक तो लोगों का थॉट प्रोसेस जैसे होता है, जिस तरह लोग सोचते हैं। फिर दूसरा, वो क्या अचीव करना चाह रहे होते हैं अपने काम में। मेरा तो काम तो इज लाइक लाइक कैथारसिस, कि आपने जो महसूस किया और आपने एग्जैक्टली। उसको उसी वक्त निकाल दिया। क्योंकि वो मोमेंट गुजर गया तो सब कुछ ही गुजर गया, बिल्कुल खत्म हो ऐसे ही गई है। चीज। सो ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप हंसते हैं या किसी जो लतीफे पे, या फिर आप किसी कोई चीज ऐसी देखते हैं कि आपको दिल को धचका लगता है, वो थोड़ी देर के लिए होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और इसी तरह जैसे अगर किसी को गुस्सा चढ़ा है और फिर वो थोड़ी देर बाद खुद ही सोचता है कि मुझे, या किस बेवकूफ़ी की वजह से मुझे ऐसे महसूस हुआ। तो इस तरह से मेरा काम भी ऐसा ही है। आम तौर पे मैं ये करती हूँ कि जब मटेरियल शॉप में जाके ना वो खुजली होना शुरू हो जाती है। मेरे ख्याल में ये सब आर्टिस्ट के साथ ऐसे बिल्कुल होता है कि हाँ ये भी ले लें, ये भी ले लें। ऐसा ही है। जब मेरे पास पैसे होते हैं ना, मैं बिल्कुल कपड़ों पे नहीं जाया करती, मैं कोई ज्वेलरी पे आर्ट जाया शॉप नहीं में घुस जाओ करती बस। ना। मुझे कोई अब मेकअप शेकअप भी कोई शौक नहीं है। सो वो यही होता है कि जैसे ही पैसे हाथ आते हैं, कोई पेंटिंग बिक जाती है या कुछ होता है, तो सबसे पहले ये है कि उधर जाते चलो हैं। जी जाके मटेरियल लें। और फिर मैं बहुत ज्यादा मटेरियल इकट्ठा करती हूँ। आपने देखा होगा ऊपर तरपालें भी पड़ी हुई हैं, बिल्कुल। कैनवस भी पड़ा हुआ है, पेपर भी पड़ा हुआ है। जो जो मेरे हाथ लगता है, जो मुझे पसंद आता है, वो मैं इकट्ठा कर लेती हूँ।
लेकिन मुझे नहीं पता होता कि मैं स्टूडियो में गई हूँ तो मुझे आज क्या पकड़ना है, क्या उठाना है, क्या बनाना है, बस वो अर्ज होती है अच्छा, कि जैसे अभी हमारे व्यूअर्स को नहीं पता होगा आप किस किस मीडियम में काम करती हैं, तो थोड़ा एलैबोरेट करेंगी कि किस किस मीडियम में आपने काम किया हुआ है अभी तक? बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे अभी मेरे एक हैं मुझसे जूनियर हैं, मसूद अख्तर उनका नाम है, तो मेरे पास आए तो उनका भी मैंने एक काम एग्जीबिशन में लगाना भी है, तो मैंने उनसे कहा कि आपने किस मीडियम में काम किया, तो उन्होंने कहा मैंने सिल्वर पॉइंट में काम किया, तो मुझे फौरन ख्याल आया कि सिल्वर पॉइंट एक ऐसी चीज है जिसमें मैंने अभी तक काम नहीं किया। ओह, ठीक है, रियली? तो हाँ, मैं वैसे भी एक्रिलिक्स में, और एक्रिलिक्स भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मेरा ज्यादातर जो खुद मैंने जो बाकी चीजें एक्सपीरियंस की हैं, कोशिश मेरी होती है कि कोई सरफेस ऐसी ना हो जो जिसको मैंने एक्सप्लोर ना किया हो कि इसके ऊपर काम हो सकता है, या मीडियम के भी हवाले से कि आम तौर पे ये होता है। अच्छा, मेरा काम क्योंकि बहुत छोटे स्केल पे यूजुअली नहीं होता, और काम का तरीका भी बहुत है, यू नो, तेज और मूवमेंट, हाँ। तो मुझे लगता है कि हाँ, जैसे पेंसिल में मैंने बहुत कम काम किया। जब मैं यूनिवर्सिटी में भी थी तो मुझे याद है कि हमारे टीचर जो सुल्करन हैदर हैं वो कहते थे कि ये पोर्ट्रेट पेंसिल में बनेगी, या ये फिगर आप लोगों ने पेंसिल में ड्रॉ करना है। तो मैं उनको हमेशा कहती थी कि जितनी भी डिटेल निकलवानी है ना निकलवा लें, मगर मुझे चारकोल से काम करने दें, मुझे इतना चारकोल पसंद था। और पेंसिल तो मैंने बहुत बाद में आके उसके साथ बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, पेंसिल प्लस टर्पेंटाइन, पेंसिल प्लस मिट्टी का तेल, और पेंसिल के साथ उसको रगड़ के किसी और उसमें ले गए। लेकिन उस तरह पेंसिल को जिस तरह आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं शायद कम किया है। चारकोल में बहुत काम किया है, पेस्टल्स में बहुत काम किया है, एनामल, एमल्शन, ऑयल्स, वाटर कुछ नहीं छोड़ा अभी तक। जहाँ कोई, और मिक्स मीडिया, कोलाज एंड प्रिंट मेकिंग, और प्रिंट मेकिंग की इवन जो इंक है, उस इंक से मैंने बहुत, जिस तरह यू पेंट विद ऑयल, उससे बहुत ज्यादा किया है। अच्छा, जैसे अभी हम आपके स्टूडियो गए और इतना वास्ट काम पड़ा हुआ था हर मीडियम में, हर चीज में। इमर्जिंग आर्टिस्ट का सबसे पहला जब ऑब्वियसली वो काम लाइक इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते हैं, उनका ये होता है कि 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है शैलो डाउन होते रहते हैं, और उनका वो यही होता है कि आर्टिस्ट ब्लॉक लग गया, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग देयर वर्क। क्योंकि मैंने आपको काम करते देखा है, ठीक है, मैंने इनको स्टूडियो में काम करते देखा है, और ये स्टूडियो में जाती हैं, 15 पेंटिंग्स तो ऐसे ही बनाकर आ जाती हैं। तो मुझे आप बताएं कि आप किसी एक दिन स्टूडियो गई हो, आपने मुझे नंबर देना है, आपकी मिनिमम पेंटिंग आपने कितनी बनाई हुई है, और आपने मैक्सिमम पेंटिंग एक दिन में कितनी प्रोड्यूस की हुई है, आप ये जरा बता दें हमारे व्यूअर्स को आज। नहीं, वो मैं यही बात कर रही हूँ ना, क्योंकि मेरा तो इट्स लाइक मोमेंट्री, वो जिसको कहते हैं ना कि उसको कैप्चर कर लेना, या जो भी आप कहें। बहुत ज्यादा काम जो हुआ वो कोरोना के दिनों में, आप कहीं नहीं जा सकते थे। बिल्कुल। ठीक है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे आदत है कि मैं बहुत ज्यादा मटेरियल रखती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता होता मैंने क्या करना है। तो वो जो कोरोना के 3-4 महीने थे, उसमें आई प्रोड्यूस्ड अबाउट 300 आर्ट वर्क्स, ओह माय गॉड, जिसके अंदर द साइज वाज अबाउट 3.5 फुट, 4.5 फुट। 300 काम। जो यंगस्टर्स है ना, एक तो हमारे जमाने में हम कहते हैं कि किसी को बहुत ही इच होती थी ना, तो वो कहता था मैंने आर्ट्स करनी है। बिल्कुल। कई कई लोगों की फैमिली वाले इजाजत नहीं देते थे, कई लोग क्योंकि उनको लगता था कि फ्यूचर ही कोई नहीं है आर्ट का, तो नहीं जाते थे लोग उस तरफ। अब लोगों को नजर आता है कि जो बाहर देखें जी, क्रिस्टीज में देखें, सदबीस में देखें, फलाना देखें, कैसे बिक रहा है आर्ट वर्क, और कितना एक्सपेंसिव बिक रहा है, और क्या आर्टिस्ट की क्या शान होती है, वो क्या उस तो वो मुझे लगता है कि ये नई जनरेशन को ये चीजें चार्म करती हैं।
बहुत ज़्यादा जो लोग पहले नहीं आते थे इस तरफ, या जिनकी फैमिलीज इजाज़त नहीं देती थी, अब बहुत यंग छोटे-छोटे माएँ ले आती हैं बच्चों को, जिनको सिखाएँ, आप आर्ट सिखाएँ। भाई उनमें आर्ट की कोई होगी थोड़ी-सी तो वो चलेंगे ना, लेकिन यही है। अब जब आप देखते हैं, पहले होता था एक पंजाब यूनिवर्सिटी, एक एनसीए और खत्म। बिल्कुल। ठीक है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता पता चला फलां कॉलेज जो है उसने भी आर्ट डिपार्टमेंट खोल लिया, फलां जगह भी खुल गया, फलां शहर में भी खुल गया, और इस तरह होते अब आप देखें हर शहर में, हर कॉलेज में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है। बिल्कुल, उसी बिल्कुल ऐसे हिसाब ही से है। डिजाइनर्स और उसी हिसाब से जो हैं वो फाइन आर्ट्स के लोग निकल रहे हैं। और हम जब लोगों से मिलते हैं और बातचीत करते हैं, कुछ में हमें फ्लेयर नजर आता है और हम इनकरेज भी करते हैं। मेरी तो कोशिश होती है हर एक को किया जाए, इनकरेज किया जाए, और जब उनको खुद खुद ही बच्चे को समझ आ जाती है ये हमारा बेशक हम पढ़ के भी निकल आए हैं, लेकिन ये आगे हमारा सीन कोई नहीं है। सो ये जो ड्रामाबाजी हम कह सकते हैं इसको, कि कुछ जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी सिखा देते हैं आपको। कुछ आप उस माहौल में ग्रो कर रहे होते हैं जहाँ पर सारे कोई ड्रामा कर रहा है, कोई वाकई आर्टिस्ट है, तो आप कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, कुछ बात करना सीख लेते हैं, कुछ आप उसमें बनाना सीख लेते हैं, और कुछ आप ज्यादातर वो हम अब हमारे पास वो गूगल शूगल बहुत कुछ आ गया है, जिसमें से हमने बहुत कुछ लिफ्ट कर लेना होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं सोचती हूँ, कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास आते हैं, यहाँ बच्चे भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें देखना ही नहीं आता, चीज़ को देखना ही नहीं आता। और अब आके मैंने रियलाइज किया है कि बहुत सारी जगहों पे मैं लोगों को कहती हूँ कि अगर मैं कहती हूँ कि अच्छा ये सामने बनाएं, ये चीज़ आप बनाएं, वो क्या करेंगे, वो पहले फौरन क्लिक करेंगे, पिक्चर लेंगे। पिक्चर लेंगे, और पिक्चर से मतलब है आप अपनी कन्वीनियंस सबसे कि भी बिल्कुल पास हो चीज़। एसी में बैठे, मतलब आप लैंडस्केप पेंट कर रहे हैं, गर्मी का आप बैठे हुए आप एसी में हैं, बिल्कुल फील ही नहीं कर तो रहे आप फिर उसको। फिर तो आप क्या बनेंगे आप? फिर वही है कि फिर आप वही है कि दीवारों पे लिखा होगा जी आर्ट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल, आप दूसरी तरफ जाएंगे उधर भी लिखा होगा आर्ट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल। आपको ये पता है कि अल्फाज से आप खेल सकते हैं, और आपको उसका वो आर्ट आता है। बिल्कुल ठीक है, तो अब मैं ये नहीं कहती आर्ट को हम उस डिबिया में तो बंद नहीं कर सकते कि भाई आर्ट सिर्फ पेंटिंग है या स्कल्पचर है, या अब जाहिर है कि वो बहुत आगे बढ़ गया है, मगर जब आप बातचीत करते हैं थोड़ी देर बाद ही आपको पता चल जाता है कि जो ये इस तरह के काम करने वाले हैं, कि जी एक माचिस में तीलियां भरी हुई हैं, एक माचिस खाली रखी हुई है, और एक में जली हुई रखी हुई है, और जो ये प्रोसेस है, मतलब है यानी कि इस तरह की बातें आपने सोच भी ली हैं, रख ली, और उससे चार बातें करेंगे आप, और आपको फौरन पता चल जाएगा कि खाली है, बिल्कुल इनको कुछ पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। इसमें हमारी तो कोशिश ये है कि जो कई ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, आपको पता है तस्वीर घर हर साल रेजिडेंसी करती है बिल्कुल यहाँ पर, हर मौके पे जब जब भी रेजिडेंसी होती है तो 10-12 लोग आते हैं, रहते हैं यहाँ, प्रैक्टिस करते हैं, काम करेंगे, और लोगों को लेके आएंगे, डिस्कशन होती है, सब कुछ होता है। और इससे हम कहते हैं कि मैंने ये बात मुझे समझ आई है कि इससे ये हुआ है कि हमें ये नजर आना शुरू हो गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनका कोई ताल्लुक किसी भी इदारे से नहीं होता, वो पढ़ के भी नहीं आए होते, आर्ट पढ़ के आए थे, वो ज्यादा बेहतर होते हैं उन लोगों से जो इदारों से पढ़ के आ रहे हैं। ये क्यों है, क्या वजह है? वही बात है ना कि कुछ लोगों को मौका मिल जाता है, ठीक है, आपकी थोड़ी बहुत आप ड्रॉ कर लेते हैं, आप इंटरव्यू में बहुत अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं, आपका एडमिशन हो गया, आप आ गए, आपने बाद में कोई तवज्जो नहीं दी, ना काम पे तवज्जो दी, ना आपके एक्चुअली आपके अंदर वो जर्म्स थे। बिल्कुल बिल्कुल और बहुत सारे ऐसे बच्चे
जो जिनमें जिनके पोटेंशियल अंदर होता है। पोटेंशियल होता है लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती। सो उनको हम मेन तो हमारा मकसद ही ये था इसको करने के लिए कि ऐसे लोगों को हम प्रमोट करें जो उस तरीके से देखते भी हैं, सोचते भी हैं और सिर्फ उनको मौका नहीं मिला। The reason why this open studio podcast is here out here, ताकि हम उनको ऐसे लोगों से मिला सकें कि जो इंस्टीट्यूट से जिनका नहीं भी ताल्लुक, तो वो रीच आउट कर सके, क्योंकि ऑब्वियसली वो सबसे ज्यादा होते हैं कि हमें हेल्प चाहिए, हमें कोई बंदा चाहिए कि जिससे हम बात कर सकें, कोई गाइडेंस चाहिए। इंस्टीट्यूट वो ऐसे नहीं जा सकते, उनको अलाउ नहीं होता। तो कोई ऐसा ओपन एरिया हो कि जिधर वो आए और वो अप्रोच करें आर्टिस्ट को। तो आप ही बताएं कि आपको अप्रोच कैसे किया जाए, कि अगर किसी ने आपसे हेल्प लेनी है, किसी ने मेंटरशिप लेनी है आपसे, तो किस तरह से अप्रोच करें, किस तरह से आप रीच आउट करें? नहीं, ये तो अब मेरे ख्याल में बहुत क्या कहूँ, पुरानी बात होगी। हर एक को तकरीबन अब तो शहर में पता है कि कहाँ आएंगे और हमें फ्री मिल जाएगा सब नहीं, कुछ। शहर में तो ऑब्वियसली एवरीबडी नोज अबाउट तस्वीर घर, हाँ, बट शहर से बाहर जैसे कोई मुल्तान का बच्चा है, या फिर कोई गिलगित का है, मुझे या कोई लगता है कि कराची का आम है। तौर पे ये होता है कि जैसा अभी मैंने किसी का मुझे आया मैसेज आया, काम दिखाना था, बात करनी थी, ये वो, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको, कि जी मुझे फलाने फलाने से इस तरह से पता चला। तो मुझे लगता है कि जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है कि हमें यहाँ से गाइडेंस मिल जाएगी, और ये नहीं कि सिर्फ मैं, पुराने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी विलिंग हैं बच्चों को बताने के लिए और पढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं हेल्प करते। वो क्यों नहीं हेल्प करते? कई दफा तो ये होती है उनको उनको कोई ऐसा उनके साथ हो गया होता है कि कोई, जैसे कोई आया तो उनकी कोई पेंटिंग ही उठा के ले गया, या ओह नो! कोई होता है लोगों के साथ इस तरह। पेंटिंग उठा के हाँ लेके? जी। और वो ड्राइंग रोल की बाद में पता चलता है कि वो जी फलाने के घर लगी हुई थी, और ये चीजें हुई हैं लोगों के साथ। फिर वो रिलक्टेंट हो जाते हैं, जाहिर है, वो कहते हैं कि हम क्यों लोगों को इनवाइट करें एग्जैक्टली। अपने घरों में या स्टूडियो में, वो नहीं फिर रिस्क लेते। अम, लेकिन जैसे मेरे साथ भी हो चुका है, एक दफा मेरा पूरा एक ड्राइंग्स का पूरा पलंदा गायब हो गया था। एक यहाँ पे एक फंक्शन था, उसके दौरान आसिम अख्तर साहब आए हुए थे, तो उनको काम दिखाना था। उसी दौरान हम खाने शाने के लिए उठ गए और वो बीच में से गायब हो। बाद में पता भी चल गया किसने लिया। वो अभी भी मुझे मिलता है वो शख्स, लेकिन मैंने आज तक जाहिर नहीं किया कि मुझे पता है कि वो काम उसके पास है। लेकिन दैट इज सो बैड। लेकिन लेकिन फिर इसमें मैं ये समझती हूँ कि उनका क्या कसूर है जो आपसे सिर्फ सीखना चाहते हैं, और बहुत अच्छे लोग भी हैं। सही है। तो फिर हर जगह अच्छी और बुरी का तो एक है ही। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम इलाबोरेट करें तस्वीर घर को इन जनरल, के लोग यहाँ आए तो उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, या फिर वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ आके? देखिए, वैसे रिगार्डिंग तस्वीर घर, अगर आप इस रब्बानिया से बात करें, क्योंकि वो बेसिकली इसको चलाती है, मेरे पास तो ये होता है कि जब वो मुझे सिलेक्शन के लिए बताती है वो कि भाई ये लोग आ रहे हैं, आप बताएं इसमें से हमें किसको सिलेक्ट करना चाहिए, वो तो खैर उसके साथ बैठ के मैं कर लेती हूँ। जहाँ तक तस्वीर घर में, वो फिर ये करती है कि जो आते हैं, जैसे पेंटर्स आ गए, या इवन कोई भी स्टैटिकली जिस चीज के अंदर भी हेल्प चाहिए होती है, तो वो फिर कहती है आप आज का लेक्चर आप दें, आप देखें इनमें से कोई आपके साथ काम करना चाहता है, आप काम करा दें। तो इस तरह से होता है। कोई मेरी उस तरह इन्वॉल्वमेंट कि मैंने उनको बकायदा, जब रब्बानियाँ करती है वो सिलेक्ट भी करती है, फिर वो लेके भी आती है, उनके साथ शुरू में सारा टाइम भी वो स्पेंड करती है। बाकी मेरा जो उनको जिन जिन जिस जिस शख्स को भी मेरी ज़रूरत होती है, जैसे इंटीरियर्स किसी ज़माने में मैं करती थी, तो कोई इंटीरियर आर्किटेक्चर के हवाले से आ जाता है, उसको कोई चाहिए होती है, तो वो फिर मैं उनके साथ अच्छा, जैसे करती अब तस्वीर घर वाले रेजिडेंसी भी करते हैं, तो आप अपना स्टूडियो उनके लिए खोल देती हैं, तो उनके साथ काम करना, और फिर क्या आपके काम में, उनके काम में आपका कोई इम्पैक्ट आता है, या आपके काम में उनका कोई काम का इम्पैक्ट आता है? कैसे वो स्टूडियो शेयर होता है? आप थोड़ा उसको इलेबोरेट करें तो। आमतौर पे तो ये होता है कि जैसे जब लास्ट हमारी जो हुई थी यहाँ पे रेजिडेंसी, इत्तेफाक से उसमें हमने सिर्फ 2 लोगों को सिलेक्ट किया था,
उसकी वजह ये थी कि पता नहीं रब्बानिया ने उसको शायद 2 या 3 हिस्सों में ब्रेक कर दिया था। उसने सोचा कि अब हम यूँ करते हैं कि हम पेंटर्स पहले बुला लेते हैं और इस तरह। सो जब पेंटर्स थे तो तब मेरे पास स्टूडियो में जगह भी थी और मैंने वहाँ काम भी कर लिया। लेकिन आम तौर पर जब यहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं और काम हो रहा होता है, मेरे पास स्पेस नहीं होती। हाँ, काम मैं करती हूँ लेकिन वो मैं अपने बेडरूम में नीचे ज़मीन पे एक साइड पे मैंने वो एक कोना बनाया हुआ है, तो फिर वो वहाँ पे मैं छोटे उधर उधर बैठ के छोटे काम कर लेती हूँ। क्योंकि जो जिस तरह जो स्केल आप मेरा देख रही हैं, जो आपको समझ आ गई होगी, 8-8 10-10 फुट के जो बने हुए हैं, वो तो अब स्टूडियो में किसी भी तरीके से नहीं हो सकते, बिल्कुल क्योंकि वो ऐसे ही है। स्टूडियो में काम ही मेरा इस तरह का इतना है। तो अब मैं आम तौर पे या तो शाम या फिर देखती हूँ कि सर्दियों में बहुत काम होता है, क्योंकि काम मैं छत पे कर लेती हूँ। छत मेरी काफी बड़ी बढ़िया। है, तो उस छत पे मैं चाहे मैं खड़ा करके कैनवस कर लूं या नीचे रख के तरपालें कैनवस कर वगैरह। लूं, तरपाने, और नीचे मैं सारा प्लास्टिक बिछा लेती हूँ हम्म। और उसके ऊपर फिर मैं खुला काम, और रात को फिर उसके ऊपर वो बड़ा तरपाल डाल के और उसके ऊपर प्लास्टिक डाल देती हूँ कि अगर तो वो मतलब पानी। आपका स्टूडियो एक कमरे तक महदूद नहीं है, नहीं, वो तो इट्स वैसे योर भी नहीं एंटायर है। अगर हाउस। आप वैसे देखें, दीवारें इस घर की बिल्कुल। आधी दीवारें सीढ़ियां सब पेंट हुई वो तो तो पूरा घर ही बिल्कुल आपका है। स्टूडियो। हाँ, और इसमें मैं कहती हूँ कि बड़ी सपोर्ट है मेरे मियाँ साहब की, कि मैं कभी एतराज नहीं किया कि घर को तुमने क्या ये बना सबसे दिया बेस्ट है। चीज है कि कोई आपको um, डिस्टर्ब ना करे आपके क्रिएटिव उसमें, पूरे हाँ, सिस्टम में। आप यंग इमर्जिंग आर्टिस्ट को, आजकल के जो हैं, कोई स्पेशल एडवाइस, कोई ऐसी चीज जो कि आपको लगता है कि मिसिंग है आर्ट वर्ल्ड में आजकल के जमाने में, आजकल की जनरेशन में? मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा चीज है ना, मैं कहती हूँ जिस तरह आपको क्रेज होता है ना, जैसे मैं किसी से पूछती भी हूँ, जब मैं इंटरव्यूज करती थी तब भी पूछती थी, तो मैं एमएम आलम पे जब पूछती हूँ ना, तो उनको सब बुटीक्स के नाम पता होते हैं, सब खाने वाली जगहों के नाम पता होते हैं, सब। लेकिन अगर मैं शहर में उनसे आर्ट मटेरियल की शॉप्स के बारे में पूछूं, सिवाय एक आध शॉप के, उनको नहीं पता होता कि उनको, या इवन मटेरियल पूछ लूंगी कि ये मटेरियल आपने कभी सुना है, इसका नाम कभी देखा है, तो नहीं पता होता। तो ये आपको लगता है ये ये लैक करी है बहुत चीज? बड़ी जी बिल्कुल ऐसी है। इसका मतलब है कि दिस लैक ऑफ इंटरेस्ट। आप यू आर पोजिंग टू बी एन आर्टिस्ट ये बहुत बट यू अच्छी आर बात की नॉट। आपने। आप हैं नहीं। आपको क्या लगता है कि आजकल की जनरेशन में एक पॉजिटिव चीज क्या है, वो क्या ऐसा डिफरेंट कर रही है कि जो आजकल के आर्ट वर्ल्ड को थोड़ा सा इनहेंस करें? मुझे लगता है कि हमारे ज़माने में ना उस तरह एक्सपोज़र नहीं था। एक्सपोज़र इन अ सेंस कि मिसाल के तौर पे अगर हम कहते थे ना कि कोई किताब आप लेने गए लाइब्रेरी में, पता चलता था कि वो किताबें इतनी थोड़ी होती थी कि वो, और जो नई किताब आती थी वो तो टीचर्स के पास होती थी, आपको किताबें नहीं मिलती थी। ओह रियली? तो हाँ, थोड़ी होती थी ना, मतलब यानी कि नया एडिशन आया है, टीचर्स ले गए, आपके पास कुछ है ही नहीं, आप बैठे हुए हैं और वहां पर वही किताबें पड़ी हुई हैं कि जब से यूनिवर्सिटी खुली, और तब जब आपने तो पिछले 25-30 साल की है, 40 साल की है, तो वो वही किताब आपके पास, आप बार बार वही किताबें देख रहे हैं। नई आई है तो वो आपके हाथ नहीं आई है। या इवन बहुत सारी चीजों में मैं देखती हूँ कि किताबों में आपको तस्वीरें नजर आती हैं, उनका स्केल ही आपको समझ नहीं आता, उसके रंगों का आपको नहीं सही पता चलता। अब आप बैठते हैं, आप पूरा पूरा वर्चुअल टूर ले लेते हैं म्यूजियम्स के, और बिल्कुल ऐसा ही आप है, घर बैठे बैठे। तस्वीरों के तो जितना मर्जी ब्लो अप करके देख लें, आपको रंगों की भी समझ आ जाती है, स्ट्रोक्स की भी समझ आ जाती है, आपको हर चीज की समझ आ जाती है। ये चीज उस दौर में नहीं थी, लेकिन शायद उस दौर में काम पे फोकस ज्यादा था, जबकि अब बहुत सारे आपको मसाले मिल गए हैं, लेकिन रेसिपी नहीं है। हाँ नहीं है। और लेकिन फिर वो लोग जो बहुत ट्रेवल कर रहे हैं, वो लोग जो बहुत सारे लोगों का काम देख रहे हैं ना, अब जिस तरह अब यहाँ भी बिनाले है, अब आगे ट्रनाले भी आ रहा बिल्कुल। है, अब एग्जीबिशंस भी बहुत होना शुरू हो गई हैं। फिर जब दुबई में या शारजा में होता है, तो बहुत सारे लोग दुबई आर्ट फेयर कोशिश होता है, सब करते होते हैं कि हैं। जरूर जाएं। मुझे लगता है कि वो जब आप जाते हैं, आप स्पेसेस देखते हैं, आप काम देखते हैं,
तो आपको समझ आती है कि हमने सिर्फ उधर तक ही स्टक नहीं रहना जहां तक हम सोच रहे थे, हमें आगे निकलना। तो ये बहुत बड़ी एक आपके पास एक सामने इतना आपके पास आ गया है कि आप जो चाहें जो है और पॉसिबिलिटी। मुझे ये एक बहुत अच्छी चीज लगती है कि जो लोग 50-50 करके चलते हैं कि 50% अपने काम को दे रहे हैं और 50% अपनी सोशलाइजेशन को दे रहे हैं कि सोशलाइज करना बहुत जरूरी है। आपको आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, आपको पता चलता है कि चलो आपके जैसी लैंग्वेज किसकी है काम में, या फिर आपकी जैसी नहीं भी है तो आपका माइंडसेट किसके साथ मिल रहा है, आप किससे हेल्प ले सकते हैं, किसको आप हेल्प कर सकते हैं, किसी को हेल्प की जरूरत है। तो ये चीजें बड़ी जरूरी है कि आप बाहर निकलें, काम देखें, आपकी थोड़ी सी विजुअल लैंग्वेज बढ़ती है, अगले को आप अपना काम दिखाएं, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, उनको पता चलता है कि यू आर देयर। हाँ, वो ऐसा है कि उसके अंदर भी मुझे ये लगता है कि दो चीजें हैं। जैसे हम लोग थे, हम लोगों में ज्यादा से ये होता था, स्टूडियोज में आर्टिस्ट काम कर रहे होते थे, जो टीचर्स भी होते थे। बिल्कुल। आप फर्स्ट हैंड आपको नजर आ रहा है कि ये एग्जैक्टली। इस तरह काम हो रहा है, और आप में एक और भी जज्बा बढ़ता था कि आपने काम करना। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ जो आपने बातें की हैं उसमें जो प्लस पॉइंट्स हैं वो अपनी जगह है, लेकिन इसमें भी जो नेगेटिव है, क्योंकि इतना ज्यादा आपको नजर आता है और इतने लोगों को आप बढ़ता हुआ देखते हैं, और आप उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं कई दफा बजाय ऊपर जाने के वो नीचे हाँ, आना ये शुरू एक हो बहुत जाते अच्छी हैं, बात है। क्योंकि वो उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं शायद ये आउटडेटेड है या एक्सेप्टेबल आउट ऑफ नहीं है। फैशन है। हमने हमें वो करना चाहिए जो फ्लां कर रहा है, क्योंकि वो तो इंटरनेशनली रिनाउंड हो गया है, हम भी वैसा ही करें और आप उस ट्रैक पे चल सकते, वो आप नहीं है। ये सबसे बड़ा, मुझे लगता है कि आजकल का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि हम बगैर सोचे समझे सिर्फ उस वो हमें चार्म करती है ना चीजें कि जी इतना उसने कमा भी लिया है, अपना नाम भी बना लिया। हमारे जमाने में होता था कि 40-45 साल की उम्र में जाके कहीं आप पहली नुमाइश करते थे कि आपको लगता था अब कुछ हमारा काम इतना सोलो होते थे। प्रेजेंटेबल हुआ है कि हम इसके बारे में बात भी कर सकें और हम अपना काम दिखा भी सकें। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ तो अब वो थीसिस के दौरान ही लोगों को होता है कि वो ये है कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो इतना बढ़ गया है कि आपको लगता है आप बात भी कर सकते हैं और आप आर्ट बेच भी सकते हैं। हम्म। वो उसके अंदर उस वक्त तो आपके लिए इट इज वेरी गुड, लेकिन आप देखें कि अब जितना भी यंग वो निकल रहा है, जो कि यंग क्या, मैं पिछले 20 साल की भी बात करूं तो 20 साल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शुरू में अपना काम बेचा और फिर बिल्कुल गुम हो गए। गुम इसलिए हो गए क्योंकि वो अपने उस तरह फोकस करना शुरू हो गए कि हमने काम बेचना है, और हमने बाहर ढूंढते हैं फिर लोग कि मैं इसको पकड़ लूं, इसके रस्ते रस्सी से मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं इसके पीछे लग जाऊं, मैं एग्जैक्टली। इससे ऊपर चढ़ जाऊंगा, और आप इसी में लगे रहे और आपने अपने काम को तवज्जो नहीं दी और आप गिर गए। बिल्कुल सो सही बात। जो ये बहुत अच्छी आपने बात है। करना है वो आपने खुद करना है, और वो आपकी प्रैक्टिस से आपने आगे निकलना है, ना कि लोगों के पीछे लगने से आगे निकलना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि बहुत मेन है लेकिन बहुत कॉमन है, बहुत हर दफा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाहर निकल के लाइक ग्रेजुएट होने के बाद, काम बनाने के बाद गैलरीज को अप्रोच कैसे करना है? ज्यादातर 90% गैलरीज आर्टिस्ट को ये बताना शुरू हो गई हैं कि भाई साहब ये नहीं बिकेगा, आप इसके अंदर ना ये चीज ऐड करते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। आप ऐसा ये होता ऐसा है। बनाएंगे तो बिकेगा। अब वो बेचारा बच्चा, जाहिर है कि अभी उसकी विजुअल बीस लैंग्वेज ही बाईस चेंज हो साल जाती है। 20-22 साल का है, उसको ये है कि मैंने जनाब घर भी पैसे भेजने हैं और अपना भी जहां पे रह रहा हूँ उसके भी पैसे, तो चलो मैं ये 2-4 इस तरह की कर देता हूँ तो फिर मेरे कुछ पैसे आ जाएंगे, तो फिर लेकिन वो 2-4 पे वो नहीं, वो फिर आपको पैसा जो है आपको लग जाता है कि नहीं यार 10 और बना लेता हूँ, कोई नहीं फिर मैं बाद में अपना काम कर लूंगा। और ऐसे करते करते एक तो गैलरीज वो कॉन्फिडेंट हो जाती हैं कि हम तो जो डिक्टेट कराएंगे वही वो काम वही होगा, होगा। और आर्टिस्ट जो है उसका फ्यूचर खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बहुत सारी गैलरीज खुल गई हैं और बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आर्टिस्ट के लिए कि वो अपना काम ज्यादा से ज्यादा एग्जिबिट करें, लोगों को दिखाएं, बेचें भी।
लेकिन अब हमारा ना मेन फोकस सिर्फ बेचने पे हो गया है। ऐसा ही है बिल्कुल। हमारा ये नहीं हो गया कि हम कोई चीज नहीं कर रहे हैं तो हम दिखाएं कि ये हम दिस इज कर रहे समथिंग हैं, न्यू। ये हम कर रहे हैं, अब हम ये सोच रहे हैं, दुनिया में ये हो रहा है। ऐसे नहीं है। अब सब गैलरी का भी इंटरेस्ट है कि आपका ज्यादा काम बिके, और बहुत सारी गैलरीज या तो आपके बहुत पैसे कम कर देती हैं कि आप कहेंगे ये मैंने 4 लाख की बेचनी है, उसने कहेंगे 4 लाख की नहीं, ये आपकी 2 लाख की बिकेगी, आप हम बिकवा देंगे 2 लाख में, और वो पैसे आपके नीचे आ जाते हैं। और कई दफा गैलरी वाले आपको कहते हैं कि बच्चा कह रहा होता है 2 लाख में बेचिए, कहते हैं नहीं नहीं ठहरो मैं तुम्हारा नाम बनाऊंगा, ये 8 लाख में बिक जाएगी। सो गैलरीज एक तरफ तो बहुत पॉजिटिव रोल अदा कर रही हैं, एक तरफ नेगेटिव रोल अदा कर रही हैं। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि अगर कोई गैलरी चले, उसने काम प्रोड्यूस किया है और वो नहीं चाह रहा कि कोई गैलरी नहीं भी एक्सेप्ट करी उसका काम और वो नहीं चाह रहा मैं किसी गैलरी पे जाऊं, तो क्या ये चीज हो सकती है कि वो अगर अपना ही घर या फिर अपना ही स्टूडियो खोल दे जैसे कि तस्वीर के करता है, तो यंग इमर्जिंग आर्टिस्ट को ऐसा करना चाहिए? क्या उनके करियर के लिए ये अच्छा है? और क्या लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं कि वो आके वो उसको देखें और उससे लाइक उनको भी पता चले कि अच्छा नहीं, गैलरीज के अलावा भी हम इस तरह से भी अपना काम डिस्प्ले कर लेकिन जैसे सकते भी हैं। आप ओपन स्टूडियो वाली बात है या तस्वीर घर की बात है, या अब इतनी रेजिडेंसीज हो रही हैं जहां पर यंग लोग जा रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं, मिलजुल भी रहे हैं, काम भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल में अब तो काफी बच्चे जो हैं वो समझने भी शुरू हो गए हैं, बिल्कुल। और उनमें से वो लोग जो जो वाकई बच्चे सीरियस होते हैं और जिनके इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनको सही मशवरे देते हैं। ऐसा ही गलत मशवरे देने वाले भी हैं और सही मशवरे देने वाले भी हैं, तो जो सही उनको मशवरा देता है उनको समझ आ जाती है। और कई दफा हम प्रमोट भी करते हैं, जैसा मैंने तो बहुत ज्यादा लोगों को हार्म मिलेगी गैलरी में, उसको मैंने कहा भाई ये नहीं भी बिकता मगर मैंने काम लगाना, उसने लगाने भी दिया काम। अभी मैंने एक ओशन में भी की थी, हालांकि ओशन वाले आमतौर पे नहीं लगाते, वो नॉन कमर्शियल कम उनका होता है आमतौर में, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं, बिल्कुल उन्होंने मुझे स्पेस दी। इस दफा मैंने सेरामिक्स की थी पिछले बिल्कुल पिछले साल, 10 क्लाइडो में सेरामिक्स ही हुई थे, थी। वो भी क्लाइडो में हुई थी। और उसको पता था कि ये इतनी आसानी से बिकने वाला नहीं, क्योंकि बहुत लोग सेरामिक्स को समझते ही नहीं है कि वो आर्ट है। वो बहुत सारे लोग तो उसको डेकोरेशन डेकोरेशन पीस। पीस समझ के। तो अब मैंने कितना उसके साथ एफर्ट किया कि मैं लोगों को उनके स्टूडियोज में गई, उनके काम देखे, सिलेक्ट किया, सब कुछ किया। तो मैं अगर ये सोचूं बाय द एंड ऑफ द डे कि मैंने तो कोई लाखों रुपया नहीं उससे कमाया, तो ये है कि उनको कितनी इंकरेजमेंट हुई है कि हमें हमें भी किसी ने पूछा है, हमें भी कोई लेके गया है कि भाई ये हम आर्ट। अभी भी मैं आगे जो क्लाइडो में एक एग्जीबिशन ला रही हूँ, वो नवंबर का लास्ट वीक है, और उसमें भी सेरामिस्ट्स हैं मेरे साथ, पेंटर्स भी हैं, सेरामिस्ट्स भी हैं, और उनमें मैं कुछ ऐसे लोगों का भी काम लगा रही हूँ जिनको अभी तक इतनी ज्यादा किसी लिफ्ट को नहीं पता मिली। नहीं है इतना। हर आर्टिस्ट के लाइफ में एक ऐसा पैच आता है जो बड़ा स्ट्रगलिंग पैच होता है, ऑब्वियसली आपके भी आया होगा। आपको क्या लगता है आपकी पूरी इस जर्नी में वो कौन से वो कौन से इयर्स थे कि आप कहती हैं कि ये बहुत मुश्किल था और मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं? किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें, किस के आर्ट काम आर्ट के स्टक हो गया, लाइक आर्ट या स्टक हो गया या फिर आपको लगा कि अच्छा अब मुझे इसको थोड़ा सा साइड पे रखना चाहिए, मुझे और बड़े काम है या कुछ ऐसा, या फिर लगा कि आर्ट की जो आपकी विजुअल वोकैबुलरी है वो कहीं स्टक हो गई है और आप उससे परेशान हो रही हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ, शुक्र है अल्लाह का, अरे वाह! कभी भी ये नहीं तो आया। ब्लेसिंग है। ना ऐसा कोई टाइम आया है, ना कोई ऐसा ये है। अभी आजकल मेरा भाई बीमार है तो काम थोड़ा स्लो हो गया। स्लो हो गया है, लेकिन काम रुका नहीं है तब भी। और दैट्स अमेजिंग। कभी मुझे नहीं लगा कि, मुझे लगता है कि आम तौर पे लोगों की अगर लाइफ में कोई ऐसा आता है वो स्टक होता है, तो या तो अगर हम कहें कि विजुअली अगर उनको लग रहा है कि अब हमने ये बनाना है और हमसे नहीं बन रहा, नहीं, मैंने तो कभी परवाह नहीं ना की, बन रहा है नहीं बन रहा, मैंने काम करना है। और जैसा ये मैं मर्जी तो हो। हाँ, ये निकालना है अपने अंदर से, और वो खुद ब खुद वो रास्ता बन जाता है। वो देखें, यही मैं यंगस्टर्स को भी यही कहूंगी कि आप रुके ना, आप काम करें।
इतना फर्क पड़ता है डेली काम करने से। मेरा पिछले 2 साल पहले ना मेरा बाजू ये 2 जगह से क्रैक टूट गया था, तो वो काफी अरसे प्लस्तर में बंधा रहा। तो थोड़ा थोड़ा ही काम मैं एक हाथ से करी थी, लेकिन वो मुझसे उस तरह नहीं भी हो रहा था। तो मैंने सोचा कि, और आप कुछ दिन बाद उठाते हैं ना, आपको खुद पता चल जाता है कि आप फिर उतनी स्टेज पीछे चले गए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए आप रुकें कभी ना। वो आपको, आपका मीडियम, आपकी सरफेस, आपका सेल्फ, वो खुद ब खुद एक रास्ता दिखाता है आपको, और ऑटोमेटिकली वो जो चेंजेस भी आनी शुरू हो जाती हैं काम में, मेच्योर भी होना शुरू हो जाता है काम। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप उसको लेके चल रहे होते हैं बस। तो मेरा ख्याल है कि चलते रहना बिल्कुल चाहिए। ऐसा ही है। आपके पास आने का मकसद भी यही था क्योंकि आपने एक तो इतने बड़े स्केल पे काम किया हुआ और इतना वास्ट मीडियम है कि ऐसा लगता है खत्म ही होने पे आ रहा है। बस हर चीज मीडियम ही है, ये काउच भी शायद मीडियम है, आप इसके ऊपर भी पेंट कर दें तो यंग आर्टिस्ट को मुझे लगता है ये बड़ी हेल्प मिलेगी कि आपने तरपालों के ऊपर भी काम किया हुआ है। हाँ। तो कैनवस और पेंट सिर्फ मीडियम नहीं है, आप उससे बियॉन्ड भी जा सकते हो। अगर आपके पास एक्सपेंसेस नहीं है कि आप एक अच्छा कैनवस ले सको, आप कुछ भी ले लो, उसके ऊपर काम बनाओ, काम नहीं रुकना चाहिए। दैट्स व्हाट इट इज। तो आपकी जो विजुअल इमेजरी है उसको ब्रेक ना मिले, आपके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, आप कोई सस्ता मटेरियल ले लो। तो आप किस तरह उनको ये बताएंगी कि मटेरियल अच्छा और सस्ता कहाँ से मिल सकता है? जहां तक ये तरपालों वाला है, तरपाल मेरा एक स्टूडेंट है अलीम दाद खान, वो वैसे एनसीए से पढ़ के निकला था, और ये तरपालें उसने शुरू की थी, ओह वाह। तरपाल पे काम करना। जहां से मैंने कहा कि भाई ये तो इतना अच्छा मटेरियल है, मैंने क्यों नहीं किया। और फिर मैं उसी के साथ गई, उसने कहा कि मैंने ये लंडे से ली थी, और मैं उसके साथ गई और हमने वहां से बहुत सारी तरपालें ली, और तरपालें लेके फिर ये जो सर्विस स्टेशन होते हैं ना गाड़ियां धोने वाले, उनको दी, और वो उनसे धुलवाती हूँ ना मैं, क्योंकि वो ये भी उसी का आइडिया था कि मैं भी उनसे क्योंकि वो इतने प्रेशर से पानी मारते हैं उसके ऊपर, और सब क्लियर हो मिट्टी जाता है। वगैरह निकलती है, और फिर वो उसको हवा से वो करते हैं तो वो ड्राई भी हो जाती है। फिर उनको रोल करके हम रख लेते हैं और फिर हम उनको इस्तेमाल करते हैं। ये तो वो कर रहा था, तो वहां से मैंने, इस तरह बहुत सारी चीजें होती हैं। आप देखते हैं कि कितने लोगों ने क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल किया है। ऐसा ही है, तो बस जो नजर आता है उस पे शुरू हो इसके ऊपर जाते काम हैं। और शुरू, अपने आप को रोको नहीं। हाँ, जैसे दीवारें में जितना मजा आता है कि अच्छा ये कोना है, बड़ा मजे का लग रहा है, इधर से ऐसे करके कर लेते हैं, तो वो चलो जी दीवार ही पेंट हो जाती है। मेरे बाथरूम की दीवारें भी पेंट हुई हैं, एक पे सारे पे ड्रॉ हुआ है, एक पे इस वाले बाथरूम में पेंट बल्कि हुआ हमें हुआ है। उसकी भी पिक्चर लेनी चाहिए कि इनके वॉशरूम से दिखाएं उसके ऊपर भी पेंट हुआ है, मतलब तो कहीं पे भी इनका काम रुका नहीं है। अच्छा, तो आप बताएं आपका क्या टेक है? लेट्स जस्ट वाइंड अप और हम आपसे आपकी राय लेते हैं कि आप ओपन स्टूडियो पाकिस्तान को किस तरह से देखती हैं, क्या फ्यूचर है उसका। अगर आपके पास कोई एडवाइस भी है देने को तो आप वो भी दे सकती हैं। नहीं नहीं, आई थिंक कि ओपन स्टूडियो जैसी और भी बहुत सारी जगह होनी चाहिए। जिस तरह ये रेजिडेंसी शुरू हुई, ये नए आने वालों के लिए बहुत सारे उनके मसले भी हल करेंगे लोगों की। वही जिस तरह हम अपना बाकी जगह जाते हैं, मुझे लगता है लोग जाके अपना टाइम शादियों की वो पार्टीज और इतने एक एक महीना उनमें बिल्कुल। लगे हुए हैं करने में, से बेहतर ये है कि जहां आपको अपने काम के हवाले से अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे कम्युनिटीज बिल्ड ये, करें। हाँ, जैसे ये ओपन कॉल है, या ये जिस तरह ये ओपन स्टूडियो की आप बात करी हैं, या इवन जो तस्वीर घर है, या और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, ये नीयत आपकी होनी चाहिए। सिखाने वाले मौजूद हैं, आखिर जो खोल रहा है उसकी नीयत है कि वो उसको चलाए भी और सिखाए भी, आपका बिल्कुल फ्यूचर जो है वो। लेकिन आमतौर पे ऐसी स्पेसेस में खराब करने वाले भी आने वाले ऐसा होते ही है। हैं, और सीखने वाले भी आप लोग ही होते हैं। तो बजाय इसके कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको स्पेसेस मिल रही हैं,
आप वो वक्त वहां जाके जाया करने की बजाय वहां सीखें, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर हमने देखा है तस्वीर घर में 90% लोग तो वाकई अब विद इंटरेस्ट आते हैं, लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ आते हैं कि अच्छा दूसरे किसी अच्छा शहर से टाइम आ पास गए हो या जाएगा। कुछ है, तो वो ये है कि यहाँ के लोगों के साथ मिल लिया, बाहर घूम लिया और कहेंगे कि हम जी फोटोग्राफी करने गए हुए थे और कुछ नहीं किया। लेकिन जिन्होंने सीखना होता है, जैसे हमारी एक प्रेसिडेंसी में सिंध से आए थे, हम उनको कहते थे सिंधी ब्रदर्स, और उन्होंने माशाल्लाह कोई काम किया और इतना उन्होंने अच्छा काम प्रोड्यूस किया, हालांकि एक डॉक्टर था और एक इंजीनियर था। ओह रियली? हाँ, और वो देखें, और उनके साथ बहुत अच्छा बहुत ही मुझे खुशी हुई कि देखें ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने किसी और प्रोफेशन में हैं और प्रोफेशनली सक्सेसफुल भी हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको शौक है फोटोग्राफी का और वो करना चाहते हैं काम, वो आए यहाँ रहे और बहुत काम किया उन्होंने। बस ये तो ओपन ये स्टूडियोज का यही मकसद है मेन, कि जो किसी इंस्टीट्यूट से नहीं भी हैं, कोई नहीं भी पढ़ा हुआ आर्ट, कोई किसी और फील्ड में है, उनको ये पता हो कि उन्होंने जाना किसके पास है। हाँ अगर उन्होंने बिल्कुल ऐसी, अपना आर्ट कहीं निकालना है और उनको समझ नहीं आ रहा कैसे निकालें, तो वो बिल्कुल अप्रोच कर ऐसी। सके ऐसे लोगों को, या फिर ऐसी फ्रेंचाइज को कि जिससे उनको हेल्प आउट करे, उनको जी, हेल्प मिले। और बहुत सारे लोग जो है ना वो ये सोच के भी नहीं करते कि अब मीडियम का क्या करेंगी या सर्फेसिस कहाँ से आएंगी। कोई ऐसा मसला नहीं होता। आप देखें, एक आर्टिस्ट है हमारे बड़े बहुत लोग उनको जानते हैं, तारिक गिल साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तारिक गिल साहब को मैंने देखा है कि वो चलते फिरते भी ना इतना सा कागज कहीं गिरा होता था ना उठा लेते थे, तो कहते थे बैठे हुए हैं ना तो टेबल पे उसी पे ड्रॉ करें, और पलंदा है ऐसे पेपर्स का जो उन्होंने इधर उधर से उठा के ओह उसके ऊपर वाओ। ड्रॉ किया और बहुत आला काम किया हुआ उस पे। वाओ सो अमेजिंग। ये है कि वो जिसने काम करना है वो उसने तो करना है, उसका हाथ नहीं रुकता। उसका हाथ नहीं रुकता। उसका हाथ नहीं रुक सकता। ऐसी है। आप हमारे इमर्जिंग आर्टिस्ट को या फिर हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसी एडवाइस देना चाहेंगी ये जो सारी कि हेल्पफुल एडवाइस है? ही जितनी सारी कोई बातें एक की हैं, लास्ट वर्ड्स जो कि आप कहेंगे ये नहीं, करना जरूरी है? मुझे लगता है कि पाकिस्तान अब इंटरनेशनल उसके ऊपर काफी नाम बना रहा है, काफी आर्टिस्ट पाकिस्तान से बाहर काम लेके भी जा रहे हैं, लोग यहाँ आके खरीद के बाहर लेके जा रहे हैं काम। तो ये है कि सिंसियरली काम करें, खुद ब खुद आपका नाम भी बन जाएगा और लोग आपको नोटिस आपके काम की वजह से करेंगे, आपकी हर जगह पहुंचने से नहीं होता काम। काम जो है वो काम करने से होगा, बातें बनाने से नहीं होगा। लिहाजा मैं तो यही कहूंगी कि सिंसियरली काम ऐसा करें। ही है। थैंक यू सो मच आपका मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने नहीं हमें टाइम दिया। इस टाइम में आप 2 सोलोज निकाल सकती थी, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मैं नहीं इंटरव्यू नहीं दूंगी। नहीं बहुत नहीं बहुत ऐसा शुक्रिया कोई आपका। नहीं। और ठीक है, थैंक यू सो मच आपका व्यूअर्स। शुक्रिया। अल्लाह हम हाफिज। लोग मिलते हैं अगली बार, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए और इनका एक्सपीरियंस जानने के लिए। तो सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।